Good morning. Today is 23rd of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े पेश किए गए यूएनडीपी के द्वारा। तो हमारी रैंकिंग इतनी कम क्यों आई है उस मुद्दे पर बात की गई है इस आर्टिकल में, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे का जो आर्टिकल है, ट्रंप ने सहायता ली रशिया की इलेक्शंस जीतने में, तो उसी मुद्दों पर जांच चल रही है यूएस के अंदर में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी इंटरनल बातें हैं, कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, क्या होगा ट्रंप का यूएस के अंदर में, हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच का जो आर्टिकल है ये, क्या इंडिया को वन रोड वन बेल्ट का प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए, इस पे काफी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। लेकिन हमारे कंसर्न्स हैं क्योंकि वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना, जो सीपैक है यानी पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक आर्म है, वो हमारे रीजन यानी पीओके से होकर जाता है, जिस पे हमारे कंसर्न्स है, हमारे सोवरेनिटी के कंसर्न्स है, इसलिए हम इसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं तरह के मुद्दों पर बात की गई है। नीचे का जो आर्टिकल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें भी हैं। यहाँ का जो आर्टिकल है हैप्पीनेस पे बात की गई है, तो एथिक्स के लिए और ऐसे के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो सकता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। अनिल दीवान की डेथ हो गई। अनिल दीवान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, काफी माने हुए वकील थे, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है, जीनोसाइड डे बांग्लादेश में डिक्लेयर किया गया है 25 मार्च को, क्यों किया गया है, क्या इसके रिपरकशंस हैं, वो डिस्कस किए गए हैं, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे पहले ये जान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक काइंड ऑफ यूएनडीपी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। 3 पैरामीटर्स के बेस पे ये मापा जाता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल एक पर्सन जीवित रहेगा। दूसरा है लिटरेसी और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो इस तीनों पैरामीटर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है। हुआ क्या, रिपोर्ट जारी की गई 2015 की यूएनडीपी के द्वारा में। हमारा स्थान कितना आया, 131वां, काफी पीछे हम रहे 188 कंट्रीज में से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन यही उठता है कि इतने पीछे हम क्यों रहे। देखिए, अगर मान लीजिए 1991 में हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स आए, 1991 में हमारे यहाँ पे एलपीजी आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी ने रिकॉर्ड की, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आई। लेकिन देखिए वो सभी सेक्शंस के पास में नहीं आ पाई। उस लिबरलाइजेशन जब आई थी 1991 में, अगर उसके बाद में हमने ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दिया होता, यानी जो सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, उन पे भी ध्यान दिया होता, तो आज 25 साल के बाद में हमारी रैंकिंग इतनी कम यानी 131 नहीं होती। वैसे तो देखिए हमने अच्छी खासी कई चीज़ों में हमने प्रोग्रेस भी करी है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 1990 में ये 58 के आसपास थी। आज बढ़ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल एक पर्सन जीवित रहेगा, संभावना कितनी है हमारे देश के अंदर में, वो 10 साल बढ़ के 68.3 ईयर्स के आसपास हो गई है। तो इस क्षेत्र में हमने तरक्की करी है। इनकम लेवल्स हैं यानी जो सैलरीज हैं, तनख्वाह है, वो बड़ी है लोगों की, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था, जिस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी ने ग्रोथ रेट रजिस्टर करी। उसके बाद बात आती है कि देखिए वुमेन इश्यूज की बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आज लोगों में आई है। उनकी वुमेन की पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अवेयरनेस है लोगों के बीच में। एसिड अटैक्स के अगेंस्ट में काफ़ी अवेयरनेस आई है। डिस्क्रिमिनेशन इन इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी वगैरह जो इनहेरिट करते हैं उनमें भी काफ़ी अवेयरनेस आई है। आज वुमेन्स को भी राइट्स दिए जा रहे हैं, जैसा पहले कंजर्वेटिव अप्रोच में नहीं दिए जाते, तो काफ़ी अच्छी बात यह है। एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ में भी वुमेन को काफ़ी अच्छा आजकल एक प्रकार से एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए लेबर में पार्टिसिपेशन तो कम हो रहा है, हमने ये डिस्कस भी किया था। 2003 के आसपास में वुमेन का लेबर में पार्टिसिपेशन 24% था, जो आज घट के कितना 18-19% हो गया था। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस के बावजूद भी वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय है। उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें अवेयरनेस आई हैं वो पॉलिसी रिफॉर्म्स में भी दिख रही हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है आजकल वुमेन्स के लिए। और एचडीआई डेटा ये शो करता है कि देखिए स्टेट्स और रीजन्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। आप कंपेयर करके देखिए, बिहार को कंपेयर कीजिए तमिलनाडु से, गुजरात को कंपेयर कीजिए नॉर्थ ईस्ट से, कितना डिफरेंस है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी। ना सिर्फ वुमन की कंडीशन को लेकर बल्कि अलग पैरामीटर्स को मेजर करेंगे तो भी इन स्टेट्स के प्रति बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी हेल्थ या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी हेल्थ, हर तरह के इंडिकेटर्स में डिफरेंस है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो यहाँ हम वुमेन्स की कंडीशन हम सबसे पीछे हैं। हमारे यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन बहुत पीछे है, पुअर्टी सबसे ज़्यादा है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इस चीज़ से मेजर करते हैं, घर है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी में भी हम बहुत पीछे हैं, ब्रिक्स में भी और बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो भी। तो काइंड ऑफ देखिए क्लियर ये पॉइंट आउट करते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं कि हमने पिछले 2-3 साल, दशक जो हैं, 2-3 दशक यानी 20-30 साल हमने खो दिए हैं।
यह वो टाइम था जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ला सकते थे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर ला सकते थे, लेकिन हम नहीं ला पाए। अगर लाते तो पुअर्टी का जो ये नेट है, पुअर्टी का जो जाल है, ट्रैप है, इससे हम निकल सकते थे। उसके बाद में बात आती है सोशल इंडिकेटर्स की। देखिए, अगर हमें एचडीआई में अपनी सिचुएशन, अपनी रैंकिंग 131 से आगे लेके जानी है, सुधारनी है, तो सोशल इंडिकेटर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी खासी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, फिजिकल स्पेस भी अच्छा है, तो अब हम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सब्सिडी, आप देखिए, सब्सिडी गवर्नमेंट चलाती है, बिल्कुल अच्छी बात है, गरीब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन उस सब्सिडी का अगर अमीर लोग फायदा उठाएंगे तो फिर वो तो देश की तरक्की, तो उससे रुकावट तो आएगी ना। अब मान लीजिए डीजल का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। डीजल इसलिए दिया जाता है, डीजल पे सब्सिडी, क्योंकि किसान जो है वो डीजल का यूज करके अपना जो ट्यूबवेल वगैरह है वो चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। लेकिन अब लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, जो ये कार्स हैं, ये अगर डीजल अपना डलवा के कार चलाएंगी, अब मुझे पता नहीं वैसे क्या था, ये पेट्रोल पे चलती हूँ, कहने का मतलब ये है कि डीजल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अमीर लोग भी, एग्जांपल है ये। तो उस पे कम से कम अमीर लोगों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे सिलेंडर पे अब सब्सिडी, एक कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाया था कि जिनकी इनकम अच्छी खासी है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन चलाया था, गिव इट अप, यानी जिनकी इनकम अच्छी खासी है आप सिलेंडर पे सब्सिडी मत लीजिए। तो वो वाली बात है, गवर्नमेंट को इस तरफ कोई ध्यान देना होगा कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ उसे ही मिल पाए जिसको जरूरत है, बाकियों को नहीं मिल पाए सब्सिडी का फायदा। अगर ऐसा हम कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी 6 कंजप्शन एरिया में अगर हम सब्सिडी हटा देते हैं, जैसे कि गोल्ड या एविएशन फ्यूल, तो $16 बिलियन का फायदा हमारे पास में हो जाएगा। वो रेवेन्यू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर देखिए रेवेन्यू को यूज होगा, हर एक रिसोर्सेज से का यूज होगा, तो उसका फायदा हमें पब्लिक एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में होगा, हेल्थ पे अच्छा खासा हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इसका फायदा दूसरे क्षेत्रों में मिलेगा। और बैकवर्ड रीजन्स, आज ऐसे रीजन जो हमारे पिछड़ गए हैं, उनको डेवलप करने में इसका फायदा होगा। और एक क्रूशियल मैट्रिक, यानी देखिए, इनसफिशिएंट अटेंशन दी जाती है डेमोक्रेसी की तरफ में। आज हमारी जो ताकत है वो हमारी डेमोक्रेसी है, तो ये भी एक एचडीआई का पार्ट होना चाहिए कि कितना एक ऐसा इंसान, एक ऐसा गरीब इंसान या फिर जो गिरे कुचले तबके से आता है, क्या उसको न्याय मिल पाता है हमारे देश में बिना किसी रुकावट के? नहीं मिल पाता। अगर उस इंसान को न्याय नहीं मिल पाता तो कम से कम ऐसा है कि हमारा एचडीआई में अगर मान लीजिए हम बढ़ा भी लेते हैं तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ यानी जस्टिस और डेमोक्रेसी, इन दोनों चीजों की तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की। देखिए, हमने काफ़ी सारी ऐसे यूएन की सैंक्शंस है, जैसे कि यूएन सैंक्शन ऑन टॉर्चर, यूएन सैंक्शंस ऑन राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स, और जो दूसरे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंसेस, यानी हमारे देश में कई लोग जो है मिसिंग हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये सारी जो सैंक्शंस हैं वो इंडिया ने अभी साइन नहीं करी हैं, और ये काइंड ऑफ लैकुना है, गैप है। हमारा देश जो है लोकतंत्र की बहुत तारीफ करता है, लोकतंत्र के एक एपिटोम माना जाता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम, 125 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी इस तरह की कन्वेंशन साइन ना कहीं एक प्रकार से यह दिखाता है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में पीछे हट रहे हैं। और दूसरा रियलाइजेशन यह भी है कि डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल अचीवमेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना सिर्फ एक ये लाने से एक डेवलपमेंट नहीं आएगी। अगर आपको डेवलपमेंट लानी है तो लोगों की हेल्थ इंडिकेटर सुधारने होंगे, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल जो है वन रोड वन बेल्ट का है। ये देख लीजिए, वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना द्वारा चलाया गया है। पुराने टाइम में चाइना का एक एंशिएंट सिल्क रूट होता था, तो उसी को रिवाइव करने के लिए चाइना ने ये प्रोजेक्ट चलाया है। एक मैरीटाइम है, यहाँ से देखिए, जो समुद्र के रास्ते से जाता है, दूसरा जो है रोड वाला है। दो पार्ट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं चाइना के इस प्रोजेक्ट के। इंडिया भी एक अहम स्तंभ माना था चाइना ने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन इंडिया ने इसे मना कर दिया था। इंडिया ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट की एक जो आर्म है वो ग्वादार से होते हुए ये जो इस पीओके रीजन से जाते हैं, जो जिससे कि इंडिया की सोवरेनिटी हर्ट होती है। तो यह कंसर्न्स जताते हुए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये है। थोड़ा बैकग्राउंड ये बताते हैं कि 2014 में सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ में लाया गया था, शेयर किया था कि वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है। बाद में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में 4 महीने बाद में इसे पूरा उजागर कर दिया था। तब यह लगा था कि प्रोजेक्ट काफ़ी अनवर्केबल है और एम्बिशियस पाइप ड्रीम है, लेकिन सफल होने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और इसको सफल होने के लिए चाइना को बहुत सारे देशों से दोस्ती करनी पड़ेगी, 60 देशों से कोऑपरेशन करना पड़ेगा, 4.4 बिलियन लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब तो देखिए काफ़ी सारे लोगों ने हाँ भी भर दिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। और चाइना को यह लगा था शुरू में कि इंडिया एक अहम रोल निभाएगा। ये देखिए, मैप में भी देखिए, उन्होंने माना है कि इंडिया इसका पार्ट बनेगा, तभी वो
यहाँ पे देखिए चिटगांव, फिर इंडिया के कोलाम पोर्ट से जा रहा है, इंडिया के इस पोर्ट से भी जा रहा है। तो चाइना ने पूरा एक बार खाका रचा था कि उनको लगा था कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, उसके बाद में जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 400 बिलियन की डील साइन हुई रशिया के साथ में। क्यों साइन की गई? रशिया के ऊपर में देखिए क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस लगाए, तो रशिया को दोस्त की आवश्यकता थी, उनको अपनी एनर्जी की जो वो थी चीजें थी वो बेचनी थी दूसरे देशों को। उनको लगा कि चाइना एक अच्छा पार्टनर हो सकता है चीजें खरीदने के लिए, इसलिए रशिया ने 400 बिलियन की डील साइन करी चाइना के साथ में। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ, हमारे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जाना था, उनकी विजिट क्या थी 2015 के अंदर में, मई 2015 के अंदर में चाइना के। तब चाइना वालों को यूं लगा था कि इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी सहमति देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में देखिए ऐसा कर भी सकते थे, क्योंकि BCIM पे तो इंडिया ने हामी भर रखी है, तो हो ऐसा सकता था कि BCIM जो है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये वन रोड वन जो प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, इसकी एक आर्म बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। और यहाँ से इस रीजन में चाइना ने सोचा था कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। जियान रीजन जो है बीच के, चाइना के बीचों बीच है ये, और प्रधानमंत्री यहाँ पे गए जरूर, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई और हमने हामी नहीं भरी, क्योंकि हमारे कंसर्न्स थे हमारी सोवरेनिटी को लेकर, क्योंकि वो CPEC से जाता है, ये वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है, जो कि POK से जाता है। ये BCIM है। BCIM मैप में देख लीजिए, कुमलिंग से स्टार्ट होकर कोलकाता, तो इसको BCIM को कोलकाता टू कुमिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए बांग्लादेश से जाता है म्यांमार। ये प्रोजेक्ट तो देखिए काफ़ी अच्छा है, इस पे इंडिया के कंसर्न नहीं है, और ये प्रोजेक्ट अगर सफल होगा तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट भी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद साबित हो सकता है BCIM का जो प्रोजेक्ट है, और इस पे इंडिया ने अपनी सहमति दे दी है BCIM प्रोजेक्ट पे। अब आगे आता है कि देखिए बाद में क्या हुआ उल्टा ही हुआ। ये कि हमने US के साथ में संबंध बढ़ाने स्टार्ट कर दिए पिछले 2-3 साल में, ज़्यादा ही हमारे लिमोआ वगैरह साइन किया, और भी काफ़ी चीज़ें हुई कि हम US के ज़्यादा करीब आ गए। एशिया टू पिवट पॉलिसी में भी हमने पार्टिसिपेशन निभाया, और चाइना ने एक तरफ आगे बढ़ा। प्रोजेक्ट लागू होने के बाद में जो CPEC की बात थी वो हमने डिस्कस करी कि उनकी एक जो आर्म है वो POK से जा रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि जो सिचुएशन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, इस साल से दोबारा से चाइना को यह उम्मीद है कि भारत अभी भी अपनी हामी भरेगा इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। अभी इस साल के 14-15 मई को एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहां पे चाइना में, तो चाइना को यूं लगता है कि इंडिया उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा, उनको अभी भी उम्मीद है। वैसे उस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग शामिल होंगे, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है, या फिर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे, उनके शामिल होने की संभावना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके भी शामिल होने की संभावना है। तो ये सब लोग शामिल होंगे। पाकिस्तान को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या चाइना हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। जो हमारे कंसर्न्स हैं कि जो वन रोड वन बेल्ट की जो एक आर्म है, यानी उनकी एक जो शाखा है वो हमारे POK रीजन से जाती है, क्या चाइना इस बात को एड्रेस करेगा। अब इंडिकेशन तो यही है कि देखिए 2016 के अंदर में हमारी एकदम से रिलेशन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि ट्रंप अभी चुन के आए हैं, तो काफ़ी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसिस हैं, कैओटिक हैं। तो इसी हिसाब से हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं S जयशंकर अभी गए थे चाइना के बाद में उनसे रिलेशन सुधारने के लिए, क्योंकि पिछले साल रिलेशंस काफ़ी एक प्रकार से तलखी आ गई थी। चाइना ने हमारी NSG की मेंबरशिप को रोका, चाइना ने मसूद अजहर, जिसको हम एक प्रकार से ब्लैक लिस्ट करवाना चाहते थे, चाइना ने इसको भी वीटो कर दिया। तो काफ़ी रिलेशंस में तलखी थी पिछले साल 2016 में, लेकिन इस साल फिर से एक प्रकार से रिलेशंस इंप्रूव होने लगे हैं। S जयशंकर की विजिट हुई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की चाइना के अंदर में, और इसलिए एकदम से इंप्रूव होने लगे क्योंकि ट्रंप जो है वो एक प्रकार से इस तरह की पॉलिसीज अपना रहे हैं कि इंडिया को भी लगता है कहीं इंडिया को लगता है कि ट्रंप हमें कहीं बीच में ना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि हम तो पिवट टू एशिया में पहले जो जिससे US चाइना को कंटेन करना चाहता था, ऐसा ना हो कि चाइना अब US पीछे हट जाए और हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं चाइना के साथ में। देखिए हमें तो चाइना के साथ में रहना है, हमारा तो पड़ोसी देश है चाइना, हमारी जो बॉर्डर है आपस में लगती है बिल्कुल। तो चाइना के साथ में एक लेवल के बाद हम लड़ाई करके नहीं रह सकते। पड़ोसी के साथ में दूसरे टाइप जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो काफ़ी नुकसान हमारा होता है इससे। अगर चाइना के साथ में भी रिलेशन एक लेवल के बाद में खराब हो गए तो हम दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ सकते, काफ़ी मुश्किल हमें आएगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। हमें हमारी इंडिया की इकोनॉमी चाइना के लेवल में लानी है। हमारा ध्यान फिलहाल इस चीज़ पे है, ना कि दोनों देशों के बॉर्डर पे यानी वेस्ट और ईस्ट पे हमारे यहाँ वहाँ पे मिलिट्री पे हम खर्चा करें। तो ये हमारा अभी फिलहाल का एम है। तो ट्रंप ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी, जैसे जीनोफोबिया, H1 वीज़ा की जो नॉर्म्स हैं उसको इन्होंने स्ट्रिक्ट बनाने की बात करी, और भी दूसरी चीज़ें हैं उसको भी इन्होंने कहा कि जिस पे इंडिया के कंसर्न्स हैं। तो इसीलिए अब चाइना और इंडिया दोनों करीब आ रहे हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी दोनों में कुछ चीज़ों पर सहमति देखने को मिली। और उसके बाद में देखिए बात यह आती है कि अफगानिस्तान
को मुद्दे पर जो बात हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि यूएस के जो ट्रंप थे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से वो अपनी सेना है वापस बुला लेंगे। अगर ट्रंप अपनी सेना जो अभी वहां पे परीक्षण देने के लिए है, जो अफगानिस्तान के सैनिक है, अगर वो वहां से वापस आ जाएगी तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो ना चाइना चाहता ना इंडिया चाहता। इसलिए चाइना और इंडिया में इन दोनों चीजों के लिए बातचीत देखने को मिली अफगानिस्तान के मुद्दे पर। और अगर हमारे देखिए पड़ोसी देशों की बात करें, नेबरहुड की, तो उसमें भी तो देखिए पिछले कुछ दिनों से हमने काफी सारी ऐसी चीजें करी जो कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन एक लेवल के बाद में सफल नहीं हो पाई। अगर एग्जांपल दे तो देखिए सार्क की बात करते हैं। सार्क में हमने अपने कदम पीछे हटा लिए। यूरी अटैक के बाद में सार्क का समिट जो था वो पाकिस्तान में होना था और हमने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए किसी भी तरीके से। तो हमारे स्टेप के बाद में जो बांग्लादेश है, भूटान है, इन्होंने भी अपने कदम वापस खींच लिए सार्क समिट में शामिल होने से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इससे आइसोलेट हो पाया? देखिए सार्क में तो डेफिनेटली आइसोलेट हो पाया कुछ टाइम तक, लेकिन एक लेवल के बाद में पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो पाया। उसके अलग बहुत सारे रीजंस हैं क्यों आइसोलेट नहीं हो पाया। अब एक रीजन तो इसमें यह बताते हैं कि देखिए पाकिस्तान वन रोड वन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वन रोड वन प्रोजेक्ट का हिस्सा बहुत सारे देश हैं। अभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इवन बांग्लादेश और जो भूटान तो नहीं, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सब ने वन रोड वन बेल्ट में शामिल होने की घोषणा कर दी है और नेपाल भी होने ही वाला है। तो अब देखिए ये सारे देश वहां पे तो पाकिस्तान से मिलेंगे ना। तो एक लेवल के बाद में हम सार्क को हमने कैंसिल तो करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट हम नहीं कर सके, ऐसा ये लिखते हैं आर्टिकल में। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए बाकी जो देश हैं, यहां पे देखिए ये सारे देश जो हैं सेंट्रल एशिया के, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश भी तो कोऑपरेट करेंगे ना वन रोड वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट में, इनके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो अफगानिस्तान भी कर रहा है और हमारा जो है इस रीजन में डेवलपमेंट के लिए एक हमने जो प्रोजेक्ट चलाया था छबार पोर्ट है, इस पे काफी कुछ हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हालांकि इसकी घोषणा हो गई है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि चाइना के इस प्रोजेक्ट में हम शामिल ना होए? तो देखिए बैलेंस लाइन इस्टाब्लिश करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि हमारे कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएं, जो हमारे सोवरेनिटी को लेकर कंसर्न्स हैं, और हम इसमें शामिल भी हो जाएं। क्योंकि हम इसमें शामिल होते हैं तो चाइना का यह प्रोजेक्ट डेफिनेटली सफल होगा और सारे रीजन में कनेक्टिविटी आएगी, जिसका फायदा इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फॉर्म में होगा। इंडिया की भी डेवलपमेंट होगी और पूरा रीजन डेवलपमेंट होगा तो आतंकवाद कम होगा, जिसका फायदा भी इंडिया को होगा। तो बैलेंस लाइन की बात कर रहे हैं। बैलेंस लाइन आखिरकार होगी क्या? देखिए बैलेंस लाइन की बात करें तो ये कहते हैं कि जो ये हिस्सा है, मान लीजिए ये हिस्सा जो जाता है पीओके से, अगर चाइना मान जाए कि किसी तरह से, जो मैं आपको मैप दिखाता हूं शुरू से, एक सेकंड, यहां से देखिए, मान लीजिए चाइना किसी बात को लेके, मान लीजिए हम उन्हें मना पाने में सक्षम होते हैं कि जो सीपेक है वो पाकिस्तान से, पीओके से ना होकर वो यहां से अफगानिस्तान से होकर चाइना जाए, तब हम डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं और चाइना को भी इस पे बात करनी चाहिए, चाइना पे भी इसको राजी हो सकता है कि। लेकिन अब देखिए चाइना में भी काफ़ी बातें हैं कि वो पाकिस्तान की हमेशा सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। तो क्या चाइना इस पे मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर बातचीत तो हो सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि जांग क्युआन, जिन्होंने इस सिल्क रूट की घोषणा की थी 2000 साल पहले, वो एक डिप्लोमेट थे, वो एक एम्परर नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल एशिया और जो ये अफगानिस्तान का जो रीजन है, ये रीजन कनेक्ट करता है सेंडू इंडिया से। तो चाइना इन दोनों रीजन से कनेक्ट हो सकता है और एक इंपॉर्टेंट रूट उनके टाइम में वो था। ये बात करते हैं जो ये रूट है, यानी मतलब दोबारा से दिखाता हूँ, एक सेकंड, आपको अच्छे से ठीक लगेगा। यहाँ पे देखिए उनके एक पुराने टाइम में डिप्लोमेट ने कहा था कि यहाँ से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से और चाइना, ये आपस में यहाँ से कनेक्शन हो सकता है। तो कुछ सारे रीजन से यहाँ भी से भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहाड़ कम है। तो ये कहते हैं कि अब 2000 साल बाद में वैसी सिचुएशन सेम है। अफगानिस्तान बार बार कह रहा है कि इंडिया को शामिल किया जाए, सेंट्रल एशिया के कंट्री भी कह रहे हैं कि इंडिया को शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए इंडिया यहाँ पे शामिल होता है तो इंडिया को काफ़ी फायदे होंगे। अभी यहाँ पे सामान लेके जाता है इंडिया, समुद्र के रास्ते से जाता है। अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, जो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसी की मांग, इसीलिए अफगानिस्तान बार बार कह रहे हैं। तो चाइना को सोचना चाहिए इंडिया की इस डिमांड पर। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल जो है वो हेल्थ स्पेंडिंग को लेके है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की गई पिछले हफ्ते, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई, 2 साल तक चर्चा चलती गई क्या हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2 साल की चर्चा के बाद में हमने इनडायरेक्टली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि राइट टू हेल्थ है वो नहीं है नई हेल्थ पॉलिसी में, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट्स हैं राइट टू हेल्थ वाले ही हैं इस नई हेल्थ पॉलिसी में। गवर्नमेंट ने साफ साफ नहीं लिखा है राइट टू हेल्थ, लेकिन जो चीज़ें दी गई हैं इस हेल्थ पॉलिसी में वो राइट टू हेल्थ जैसी ही हैं। अब रियल चैलेंज ये है कि
ऑपरेशनल एम्प्लीफिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए कमिटमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने करी है, और उन सब चीज़ों के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अब क्या क्या है, अब वही बात की 2 साल के जेस्टेशन पीरियड के बाद में गवर्नमेंट ने मान लिया है कि यूनिवर्सल हेल्थ के कवरेज की आवश्यकता है। और अब देखिए इसके लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ अप्रोच है उसको सपोर्ट किया जाए, और इसके साथ साथ में जहाँ गैप्स हैं वहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी उनका प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाया जाए। और हेल्थ स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट ने माना कि हम हेल्थ सेक्टर में जो स्पेंड करते हैं उसमें भी हम इंक्रीज करेंगे, और पूरी इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2.5% 2025 तक हम अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो रख देंगे। हालांकि देखिए जो आंकड़ा है वो काफ़ी दूर है, अभी 8 सालों के बाद में 2.5% ही करेंगे। फिर भी जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है। हर साल अब गवर्नमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए कि हर साल थोड़ा थोड़ा हेल्थ केयर में अब इंक्रीज करते जाएं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आवश्यकता है कि 2020 तक वो 8% अपना हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दें। और प्राइमरी हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की बात गवर्नमेंट ने कही, और कहा कि फ्री ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे, डायग्नोस्टिक यानी फ्री इलाज करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो फ्री प्रोवाइड करेंगे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए भी एश्योरेंस दिया गवर्नमेंट ने, कहा कि उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम प्रोवाइड करेंगे जनता को जिनको इसकी आवश्यकता है हेल्थ सर्विसेज की। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह तो ऐसी है कि बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं हेल्थ सर्विसेज, तो उनके लिए फैमिली हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। और हेल्थ और वेलनेस जो सेंटर्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। आयुष पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि आयुष को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। आयुष मतलब जो ये होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पूरी आयुर्वेद और योगा, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म है, ये 5 पत्ती इसमें होती है आयुष की। इसमें आप याद रखिएगा, आयुष काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, काफ़ी जगह इसे यूज कर सकते हैं हम। और उसके बाद में कहते हैं कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है उसको भी अब स्पीड पे लेके जाएंगे और अच्छे से उसको अच्छे लेवल पे उसको हम डेवलप करेंगे। सॉरी। उसके बाद में ये कहते हैं कि ना सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बल्कि सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी अच्छे से ध्यान देंगे। तो आपके दिमाग में अभी ये आया होगा कि आखिरकार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज आखिरकार होती क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज तो जो गांव वगैरह में प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं। सेकेंडरी केयर मतलब डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स, वहाँ पे ये सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। टर्सरी फैसिलिटीज़ मतलब बड़े हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स हॉस्पिटल्स हो गया, बड़े शहरों के मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं वो उसके बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसकी तरफ भी ध्यान देगी। गैप फिल करने के लिए प्राइवेट जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी भी सहायता लिया जाएगा। और एक कैपिटेशन यानी मतलब एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा कि जो जनता है उसका एक पूरे गवर्नमेंट उसको ऐसा प्रोविजन करे कि पूरे साल का पैसा दिया जाए हॉस्पिटल्स को, और पूरे साल जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है गरीब जनता का वो ना हो, एक बारी में पूरा पैसा दे दिया जाए और वो अपनी सेकेंडरी और टर्सरी और इवन प्राइमरी तो सस्ती होती है वैसे, सेकेंडरी और टर्सरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसका लाभ उठा सकें। इस तरह की ये बात करते हैं। फिर डिजिटल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है, और वहाँ पे भी डिजिटल हॉस्पिटल यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी टर्सरी और सेकेंडरी जो केयर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए। नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज में स्टैंडर्ड्स को भी एक प्रकार से मेजर किया जाए कि वास्तव में क्वालिटी भी है कि नहीं है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क उसको भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है 2025 तक, जो पूरा एक नेटवर्क तैयार करेगा। उसके बाद में तीसरा जो इसमें पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी, इसको भी डेवलप करने की बात की गई है कि पूरे डिजिटल हेल्थ को मॉनिटर करेगा और एक प्रकार से इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं। ये 3 अथॉरिटीज़ की बात है, नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क और नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी। तो 3 अथॉरिटीज़ बनेगी हमारी नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, नए कोर्सेज और कैडर्स बनाने की बात की गई है ताकि वो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। और उसके लिए देखिए जो बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर एमडी इन फैमिली मेडिसिन इस पे फोकस किया जाएगा, और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग पे भी फोकस किया जाएगा। आशा वर्कर्स हैं उनको भी उनके कैरियर ट्रैक को भी आगे ले जाया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमें पता है। इसके अलावा जो बड़े डिजीज़ हैं जैसे एचआईवी और को इन्फेक्शन टू ट्रामा, और उसके बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कॉमन कैंसर्स, ये सब चीज़ें हैं जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, इनको भी रिमूव करने की बात की गई है। इनको लड़ने के लिए गवर्नमेंट यूथ स्तर पर पॉलिसी और इन्फोर्समेंट करेगा, कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करेगा हॉस्पिटल्स की। और जो इंडोर जो पोल्यूशन होता है यानी हमारे घर के अंदर में जो प्रदूषण होता है उस पर भी फोकस देने की बात की गई है, यानी सैनिटेशन, वाटर और ये न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पर भी फोकस करेगी जो हमारी नई हेल्थ पॉलिसी है।
वे फॉरवर्ड में यही है कि देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये जो हमने अभी डिस्कस करी, लेकिन अब चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट किस हद तक इनको इंप्लीमेंट कर पाती है। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर का साथ भी लेना पड़ेगा, हेल्थ की जो वर्क फोर्स है उनकी कैपेबिलिटी भी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। इफेक्टिवली इस पॉलिसी को हमें गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। और उसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में दोनों को टीम अप होना पड़ेगा, दोनों को एक टीम बनानी पड़ेगी मिलके, और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके हेल्थ केयर में हम कुछ कर सकते हैं। तो ये पूरी नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी का एक काइंड ऑफ इवेल्युएशन था, पॉइंट्स भी थे और कुछ कॉमेंट्स भी थे आर्टिकल जिन्होंने लिखा उनके द्वारा। अगला जो आर्टिकल है वो वैसे देखिए जीएस में, एथिक्स में काम आ सकता है और ऐसे में काम आ सकता है। यूएन ने रिपोर्ट जारी करी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, उसमें जो बड़ा यानी सबसे ऊपर जो है वो ये देश हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, और यूएस को इसमें 14वां स्थान मिला, यूके को इसमें 19वां स्थान मिला। लेकिन जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो यूएन जारी करता है उसमें हैप्पीनेस तो मेजर करते ही नहीं है, वो और ही कुछ मेजर कर लेते हैं। तो इनके हिसाब से हैप्पीनेस है क्या, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। वैसे आप बताइए, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 2014 में यूपीएससी ने मेंस में सीधा सीधा पूछा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो कैंडिडेट पेपर लिख रहा था उससे पूछा था कि आपके हिसाब से हैप्पीनेस है क्या। तो अब काइंड ऑफ इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में जब साफ साफ क्वेश्चन आया था तो हमें भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हैप्पीनेस होती क्या है। देखिए कई बार हैप्पीनेस को जोड़ के देख लेते हैं हम, प्लेजर से, जॉय से, कंटेंटमेंट से, सेटिस्फैक्शन से। ये सारी चीज़ें क्या होता है, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, प्लेजर जॉय यानी एक प्रकार से प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें हिंदी में मीनिंग अब एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन सारी सिमिलर टर्म्स हैं ये। प्लेजर, जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस से रिलेट करके देखते हैं। ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये हैप्पीनेस है नहीं ये। और प्लेजर जॉय का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जो हैप्पीनेस में भी हो, इसलिए सारी चीज़ें ओवरलैप नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग प्लेजर, जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन से हैप्पीनेस को जोड़ देते हैं। एक बंदे का एग्जाम्पल देते हैं जिनका नाम है बॉबी मैकफेरिन। इनका एक गाना था, काफ़ी फेमस हुआ था, डोंट वरी बी हैप्पी। ये गाना काफ़ी फेमस हुआ था, ग्लोबल अपील इस गाने की थी। तो लोगों ने जोड़ के देखा कि अगर आप टेंशन नहीं लोगे यानी वरी नहीं करोगे तो आप में हैप्पीनेस है। ये कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि आप चिंता नहीं करोगे तो आप हैप्पी हो, तो हैप्पीनेस कुछ और ही है। और भी कुछ ये मिथ्स रिमूव करते हैं और इनके हिसाब से हैप्पीनेस क्या नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए आमतौर पे हैप्पीनेस को एक प्रकार से कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है कि इसे बाजार से खरीदा जा सकता है, इसको असेंबल डिजाइन किया जा सकता है। ये कहते हैं ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ना ही हैप्पीनेस कंजप्शन है। कंजप्शन मतलब आप मान लीजिए कुछ शराब वगैरह का सेवन करोगे, केक वगैरह आप खाओगे, जैसे ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि हैप्पी डेज की बात करते हैं। आजकल देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं ये कहते हैं कि हैप्पी डेज हर हेयर अगेन। इसका मतलब, इनके कहने का मतलब है कि आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कर लोगे तो आप हैप्पी हो जाओगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल तो पिज्जा बेचते हैं, उसमें भी कह देते हैं कि हैप्पी आवर्स, यानी अगर आप 3 से 5 बजे के बीच में अगर पिज्जा खरीदोगे आपको सस्ता मिलेगा, वो हैप्पी आवर्स हैं। तो हैप्पीनेस वो भी नहीं है। और इनके हिसाब से हैप्पीनेस क्या नहीं है, और इनके हिसाब से ये कहते हैं कि देखिए कंजम्पशन की तरफ में ज़्यादा, यानी पब्लिक जो वो होती है कि शुरू में कहते हैं कि मान लीजिए आप अच्छा खाओगे पियोगे तो इसका मतलब आप हैप्पी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी बच्चे को शुरू से ही सिखा दिया जाता है, जब उनका जन्मदिन आता है किसी बच्चे का तो उनको कहता है कि हैप्पी बर्थडे, यानी आप आज का बर्थडे है तो आप हैप्पी रहो। उनका कहने का मतलब है कि जन्मदिन के दिवस पर आपको हैप्पी रहना होगा, ये समाज का रूल है, उनको शुरू से सिखाया जाता है। तो क्या होता है, इसलिए बच्चे को तो देखिए अब शुरू में पता नहीं होता कि हैप्पी कैसे होना होता है, तो उनको लालच दे दिया जाता है केक का कि केक खाओ, आज नए कपड़े पहनो, इससे आप हैप्पी हो जाओगे। समझ गए? तो इनके हिसाब से कहते हैं ये भी हैप्पीनेस नहीं है। उसके हिसाब से उसके बाद में ये कहते हैं कि हैप्पीनेस की बात जब आती है तो बाद में यूं आता है कि बाद में आपने देखा होगा कि हैप्पी दिवाली और त्योहारों को सेलिब्रेट करने की बात आती है कि हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी ईद। तो ये सब चीज़ें ये कहते हैं कि नहीं, त्योहारों को सेलिब्रेट करना वो भी हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस इनके हिसाब से है क्या? लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस वो है ईगो को रिमूव करने से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं, एक दो एग्जाम्पल वैसे और भी देते हैं लेकिन काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एक दो एग्जाम्पल जैसे कि ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि फ्रीडम होना हैप्पीनेस है, यानी कई लोग ऐसे मानते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना हैप्पीनेस है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात करते हैं क्या लोग जो सिर्फ एक सिंगल रिलेशनशिप में होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कई बार। तो ये भी नहीं है कि आपको अगर आज़ादी हो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने की तो आप हैप्पी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मिथ है। तो एक मिडिल पाथ होने की आवश्यकता है।
तो इनके हिसाब से हैप्पीनेस ये है कि ईगो नहीं होनी चाहिए किसी बंदे में। जिस बंदे में ईगो है वो कम से कम हैप्पीनेस नहीं है। यानी आप सबको एक लेवल में तोल रहे हो, अगर आपके पास में पैसा है तो वो अगर तो उस पे आप घमंड कर रहे हो तो वो हैप्पीनेस है नहीं। तो और क्या क्या कह रहे हैं ये हैप्पीनेस की डेफिनेशन में, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये रहा, यहाँ पे कहते हैं, देखिए हैप्पीनेस इनके हिसाब से है बीइंग विद समबॉडी, यानी आप दूसरों के साथ में अपने आप को जोड़ते हो, वो है असली हैप्पीनेस। और ये एक नॉलेज का होना या फिर आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस का होना, गरीब अमीर जात पात ये सब चीज़ों के बीच में डिस्टिंक्शंस होना, वो बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है। यूटिलिटेरियन वैल्यू होना, यानी जिस चीज़ को आपको जिस चीज़ का यूज़ है सिर्फ आप उसी पे ध्यान देते हो, वो भी बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जो जो बंदा जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो, और जिस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी एक्सपीरियंस के बीच में और जिसका एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों चीज़ के बीच में डिफरेंस होता ही नहीं है। मान लीजिए हम अब पढ़ रहे हैं, काइंड ऑफ थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ये, मतलब कि आपको लगेगा कि क्या क्या बात कर रहे हैं ये। देखिए अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल गहनता से हम समझ आ जाएंगे तो लाइफ में हमें तो किसी चीज़ की इच्छा होगी नहीं, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो काइंड ऑफ हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो हमेशा डिबेटेबल रहती है। इनके हिसाब से ये है, किसी और के हिसाब से कुछ और होगी। तो इनके हिसाब से तो यही है कि जिस चीज़ का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, नॉलेज वगैरह, ये हैप्पीनेस नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी कहते हैं। ये कहते हैं मान लीजिए अगर जिसके पास में ज़्यादा पैसा होता है, अगर वही हैप्पीनेस होती तो आज तो ऐसा होता है कि गरीब लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं अमीर लोगों से, वो बात हम सुनते भी रहते हैं। हैप्पीनेस इनके हिसाब से एक ऐसी सिचुएशन है जब हम सरेंडर कर देते हैं, या तो किसी और इंडिविजुअल को उनको इज्जत देते हैं, या फिर नेचर को, प्रकृति को हम इज्जत देते हैं काइंड ऑफ, या फिर डिवाइन मतलब रिलीजन से भी जोड़ के देखते हैं, भगवान से भी, स्पिरिचुअलिटी से यानी अध्यात्म से भी जोड़ के देखते हैं ये हैप्पीनेस को। तो इनके हिसाब से डेफिनेशंस की ये सब डेफिनेशंस हैं। वे फॉरवर्ड में तो यही कहते हैं कि जो यूएन की जो रिपोर्ट आई वो हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस उसमें है नहीं। अगर उनको असली हैप्पीनेस देखनी है तो वो सोसाइटी की गलियों में उनको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गरीब लोग स्लम में भी कितना ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो जिनोसाइड से रिलेटेड है। जिनोसाइड डे डिक्लेयर किया गया बांग्लादेश के अंदर में। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी बांग्लादेश की इस बारे में। आखिरकार 25 मार्च को हुआ क्या था? देखिए 11 मार्च को, वैसे तो पहले बताता हूँ कि 11 मार्च को पार्लियामेंट में, बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने यह रेजोल्यूशन पास कर दिया कि 25 मार्च को वो जिनोसाइड डे के रूप में बनाएंगे। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने कहा कि 2 डिप्लोमेट्स हम यूएन में भेजेंगे और कहेंगे कि पूरा जो यूएन है 25 मार्च के डे को जिनोसाइड डे के रूप में डिक्लेयर करें। 25 मार्च को देखिए ये हुआ था, पहले जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। यानी बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का ही एक पार्ट था। बाद में 1971 में एक लिबरेशन वार चला, वहाँ पे इंडिया ने भी अपनी अहम भूमिका उसे निभाई थी। बांग्लादेश आज़ाद हो गया 1971 में, पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना हो और बांग्लादेश पाकिस्तान के एक पार्ट ही रहे, जिसे पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के तौर पर माना जाता था। तो हुआ यह था 25 मार्च को एक पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर में, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो काफ़ी अत्याचार इस ऑपरेशन में किए गए थे। और ईस्ट पाकिस्तान में आपको याद होगा 1970 के इलेक्शंस में शेख मुजीबर रहमान इनकी सत्ता आ गई थी, जिसे वहाँ के जो मिलिट्री शासक थे सौंपने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन ये चलाया था। वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही थी बांग्लादेश के अंदर में, उसको दबाने के लिए 7,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस दिन 25 मार्च को। 3,000 से ज़्यादा अरेस्ट हुए थे। और बाद में 26 मार्च की सुबह सुबह जो उनके मुजीबुर रहमान थे, तो उन्होंने लिबरेशन वार की घोषणा कर दी थी और आज़ादी की घोषणा कर दी थी बांग्लादेश की पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इन सब इवेंट्स को? जुल्फिकार अली भुट्टो उस टाइम सत्ता पे थे। तो वैसे ये मिलिट्री शासक नहीं थे, ये तो बेनजीर भुट्टो के फादर थे। तो देखिए इन्होंने एक कमीशन का गठन किया और उस जस्टिस हमूदर रहमान, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में काफ़ी कुछ बातें कही। 1974 में ये रिपोर्ट पेश की गई। 3/10 को, यानी 30 साल तक तो ये रिपोर्ट पब्लिक में भी जारी नहीं की गई। और एक स्पेशल कोर्ट जो ये इन्वेस्टिगेट की गई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 26,000 लोग इस पूरे जो बांग्लादेश का लिबरेशन वार हुआ था उसमें मारे गए थे। और ये एक आंकड़ा वैसे काफ़ी कम है, लेकिन बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ ने जो जांच करी उनके हिसाब से कम 30 लाख लोग मारे गए थे इस पूरे ऑपरेशन, यानी बांग्लादेश लिबरेशन वार में, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ में। और पाकिस्तान ने आज तक इस बात पर माफ़ी नहीं मांगी है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस तो पहले भी अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से अब बांग्लादेश यूएन में जा रहा है 25 मार्च के डे को जिनोसाइड डिक्लेयर करने को लेके, तो अब ये संभावना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस तो और ज़्यादा ख़राब होंगे, उनके रिलेशंस में स्ट्रेन आएगा। तो अब आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।